हे एवरीवन, तो यहाँ पे साइंस के पेपर का आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, फटाफट यहाँ पे 5 6 7 मिनट में बता दूंगा। ठीक है, देखो ये हमारे लास्ट ईयर के 2 टॉपर्स हैं जो हमसे पढ़े थे आरंभ बैच के अंदर। नाम वगैरह नहीं बताऊंगा यहाँ पे किसका क्या पेपर है, दिक्कत हो जाती है। तो दोनों को 40 आउट ऑफ 40 आया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। साइंस, चलो एक ये साइंस 1 का पेपर है और एक ये साइंस 2 का पेपर है, कोई बात नहीं। दोनों में 40 आउट ऑफ 40 आया हुआ है ये स्टूडेंट को। एंड जो प्रेजेंटेशन यहां पे मैं बता रहा हूं वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, साइंस 1 और साइंस 2। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन कुछ अलग होगा। एंड जो बातें मैं बता रहा हूं वो इन जनरल हैं। किसी किसी स्कूल के टीचर थोड़ा अलग बताते हैं, सबका टीचर का कहने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है प्रेजेंटेशन का, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप पेपर में सही लिखो, जवाब आपके सही होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आंसर बराबर लिखा है फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। पेपर आपका सुंदर दिखे, नीट दिखे, क्लीन दिखे, साफ सुथरा दिखे, उससे ज्यादा प्रेजेंटेशन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। नीट एंड क्लीन पेपर है, ज्यादा कैंसलेशन नहीं किया, ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, अच्छे से सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है। एग्जामिनर आपका पेपर पढ़कर चेक कर पा रहा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आंसर सही लिखना, आपको पूरे मार्क मिलेंगे। ठीक है, देखो अभी मार्जिन जहां बनाने की बात है, कुछ टीचर बोलते हैं मार्जिन मत बनाओ, जैसा है वैसा डायरेक्टली लिखो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्जिन नहीं बनाया चलेगा। लेकिन मार्जिन बनाते हैं तो आपके जो भी आप पॉइंट्स लिखोगे वो एक लाइन में आ जाएंगे, तो वो थोड़ा अच्छा दिखता है। ठीक है, कुछ टीचर बोलते हैं कि ये वाली मार्जिन बनानी अलाउड नहीं है, कोई बात नहीं, आप मत बनाओ, नॉट अ प्रॉब्लम। बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा दिखेगा। पेंसिल शार्प रखना। इतने सारे पेपर आपने ऑलरेडी लिखे, अलजेब्रा ज्योमेट्री का लिख के आए हो, तो बेसिक बातें तो आप समझते हो कि पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए। हो सके तो पेन पेंसिल का इस्तेमाल करो। ठीक है, यहां पे जो मार्जिन बनाओगे ना बहुत पतली बनाना। ठीक है, बोर्ड वालों ने बोला है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मार्जिन बनाते हैं, एक यहां बना ली, इतनी बड़ी मार्जिन एक यहां बना ली, और इतने में लिखेंगे ताकि ज्यादा आंसर लंबा दिखे, बड़ा दिखे, तो ये गलत बात है। मार्जिन बनाओ। ये वाली मार्जिन हम क्यों बनाते हैं, ये वाली सेफ्टी के लिए, ताकि जब आपका जो बंडल है वो टाई होता है तो उसके एजेस फट सकते हैं, इसलिए ये वाली साइड वाली मार्जिन हम बनाते हैं। लेकिन उसको भी तुम बहुत ही पतली बनाना, आधे सेंटीमीटर की बनाना। ठीक है, ये वाली बनेगी तुम्हारी ½ सेंटीमीटर की, और ये वाली बना देना 1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम, 0.8 सेंटीमीटर ले सकते हो, 0.9। ठीक है, ऑलमोस्ट लेस देन 1 सेंटीमीटर की रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बनाओगे, आपके जो भी पॉइंट आप लिखोगे यहाँ 0.1 0.2 0.3, वो थोड़ा सिस्टमैटिक लगेगा, अच्छा दिखता है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो फिर मेन क्वेश्चन। हमेशा हर पेज पे मेन क्वेश्चन आपको यहां पे लिखना है, ये आप जानते हो ऑलरेडी, आपने कुछ पेपर लिखे हुए हैं। एमसीक्यू लिखने का बेस्ट तरीका क्या है, आपने 1A यहां पे लिखा हुआ है, इसके बाद ऑप्शन लिखो। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के साथ अगर आप आंसर भी लिखते हो, जैसे अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस करंट, देखो बाबा ये क्वेश्चन क्या है, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इज कॉल्ड अ जनरेटर। तो आपने डी के बाद आगे अ जनरेटर भी लिखा, तो क्या तुम्हारे मार्क कटेंगे, नहीं कटेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी लिखो, उसके आगे जनरेटर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ ऑप्शन लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्रूफ आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, 2A लिखा, 3A लिखा, 4C हो गया, 5D हो गया, डन। एमसीक्यू लिख लिया, अब इसका प्रूफ देख लो कि एक हमारा बच्चा है, इसको भी 5 मार्क मिले हैं, इस बच्चे को भी 5 मार्क मिले हैं, उसने सिर्फ ऑप्शन लिखे हैं, और इस बच्चे को भी फुल मार्क्स मिले हैं जिसने आंसर के साथ, मतलब ऑप्शन के साथ उसका आंसर भी लिखा है। ग्रुप 2 है, डबल डिस्प्लेसमेंट, टंगस्टन रिफ्रैक्शन, जो कुछ भी है। समझ में आ रही है मेरी बात, कहने का मुद्दा समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो दोनों तरीके से लिखोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देन न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। 1B आपने लिखा, यहां पे मार्जिन नहीं है क्या, कोई नहीं, मार्जिन आप बनाओ या तो मार्जिन मत बनाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे भी इस तरीके से लिखोगे तो भी चलेगा। टीचर देखो, टीचर जब करेक्शन करते हैं पेपर का, देखो यहां पे टीचर ने जब करेक्शन किया हुआ है तो वो लोग मार्क्स कहां पे लिखते हैं, लेफ्ट वाले कॉलम में लिखते हैं। अब यहां बच्चे ने मार्जिन बनाया हुआ है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आप ऐसे लिखोगे ना क्वेश्चन 1B, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर यहां पे आपको मार्क दे देगा, 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क, इस तरीके से मार्क मिल जाएगा। या फिर आप मार्जिन बना लो यहां पे, और मार्जिन के अंदर आप इधर 1 लिखो, फिर यहां पे आप मैग्नेट लिखो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी आपका पेपर अच्छा दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। दैट्स इट। न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। 1B आप नए पेज पे लिखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, किधर है अपना क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन 2A, गिव रीजंस, इसको भी नए पेज पे लेके जाओ। ये मार्जिन छोटी रखना जितनी हो सके, ये वाली भी छोटी रखना, ठीक है। आपके जो पॉइंट हैं वो आप इस तरीके से मार्जिन के अंदर डाल सकते हो, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना, पॉइंट्स के बीच में स्पेस मत छोड़ना। आंसर खत्म हो जाए, देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, एक मिनट, यहां पे आंसर नंबर 1 और उसके पॉइंट्स इस तरीके से 1, अच्छा यहां पे ये लोग ऐसा लिखते हैं, ऐसा वाला होता है, कोई नहीं, ऐसा लिखा, पहला आंसर हो गया। फिर यहां पे लिखोगे 2, फिर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, इस तरीके से आंसर लिखोगे। कोई दिक्कत वाली बात है? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना। इस तरीके से गिव रीजन आप लिखोगे। ज्यादातर 4 पॉइंट के गिव रीजन हम लिखते हैं, लेकिन कोई कोई गिव रीजन छोटे भी होते हैं, 3 पॉइंट के होते हैं, 2 पॉइंट के होते हैं। टेक्स्ट बुक में ही उसके एडिशनल पॉइंट नहीं है, टेक्स्ट बुक में ही आंसर छोटा है, 2 ही पॉइंट का है या 3 पॉइंट का है, तो भी आपको उसके 2 मार्क मिलते हैं। ये मैंने बोर्ड के मॉडरेटर से कंफर्म किया हुआ है, ठीक है। काफी बार ऐसा होता है टेक्स्ट बुक में छोटा ही आंसर है, तो वो आप लिखोगे, 2 पॉइंट लिखोगे तो हर एक पॉइंट का 1-1 मार्क करके आपको 2 मार्क मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से आप लिख दोगे गिव रीजन। चलो, गिव रीजन होने के बाद देखो हमारे बच्चे ने कैसा लिखा था, वैसे इसने जो लिखा है ना, इतनी सारी स्पेस छोड़ी हुई है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। आपने क्वेश्चन आप यहां लिखोगे, फिर आपका पॉइंट 1 यहां आ जाएगा, पॉइंट 2 यहां आ जाएगा, पॉइंट 3 यहां आ जाएगा। तो ये इतनी सारी स्पेस जो छूटी हुई है ना, ये गलत है। आंसर को बड़ा दिखाने के लिए ये जगह नहीं छोड़ना। टीचर ने मार्क दे दिए हैं, लेकिन ऐसी जगह छोड़नी नहीं, आपने नहीं छोड़नी है, ठीक है। पूरा इस्तेमाल करो पेज का, अच्छे से इस्तेमाल करो, शैबी मत लिखो, खिचड़ी बना के मत लिखो, लेकिन ऐसे भी मत करो, ठीक है। ऐसे देखो ना कहां लिखा है, इतनी सारी जगह वेस्ट जा रही है, ऐसे नहीं लिखना है। और वो एक लाइन में भी नहीं लग रहा है, देखो ना टेढ़ा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो ये प्रेजेंटेशन गलत है। दूसरा, क्या कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है। कौन बोला आपको कंपलसरी है? कोई भी नहीं बोला। जितने भी मॉडरेटर से मैं बात करता हूं, टीचर से बात करता हूं, कहीं पे भी कंपलसरी नहीं होता। अगर आपका पूरा पेपर लिख कर हो जाता है, आपके पास बहुत टाइम बचा है, पेपर को आप चेक करोगे, वापस सारे आंसर आप रीड करोगे, ताकि आपकी कोई सिली मिस्टेक हो या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो आप ठीक कर लो। तो उस समय अगर आप अंडरलाइन करते हो, वो अंडरलाइनिंग भी अच्छे से शार्प पेंसिल का इस्तेमाल करके, स्केल का इस्तेमाल करके करना, ठीक है। ऐसे ऐसे करके अंडरलाइन मत करना, पेंसिल से गंदा दिखेगा, ठीक है। करोगे तो जैसे बच्चे ने यहाँ पे किया हुआ है, ऐसे आप अंडरलाइन कर सकते हो। नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। काफी बच्चे जिनको कीवर्ड पता ही नहीं है कि कीवर्ड कौन से होते हैं, कोई बात नहीं, मत करो अंडरलाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल गेट योर 2 मार्क्स। डन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का क्या करोगे? अगर आपको एक्स्ट्रा लिखने हैं, जैसे आपने गिव रीजन का सेकंड लिख लिया, आपको थर्ड भी लिखना है, लेकिन पहले आप पेपर कंप्लीट करोगे, बाद में एक्स्ट्रा लिखोगे। देखो एक्स्ट्रा का फायदा क्या है, अगर आपका पहला आंसर गलत हो जाता है तो एक्स्ट्रा का मार्क्स मिलेगा आपको। चलो मान लेते हैं कि ये बच्चे ने गलत लिखा है, पहला वाला गलत हो गया बच्चे का, तो दूसरे वाले का मार्क मिल जाएगा, और यहां पे जो तीसरा लिखेगा उसका मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लिखने से आपको क्या मिल जाती है? सेफ्टी। अच्छा, 3 आपने लिखे, उसमें से किसी एक में अगर 1.5 मार्क मिला, आधा मार्क भी कट होगा, तो बाकी के 2 जो हैं जिनमें फुल मार्क्स मिले हैं उनको काउंट किया जाएगा, और जो 1.5 मार्क वाला है उसको एक्स्ट्रा में रखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक्स्ट्रा लिखने का फायदा क्या है? एक अलग ही सेफ्टी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो एक्स्ट्रा के लिए आप क्या करना, वहीं पे जगह छोड़ना। जैसे क्वेश्चन 2A चल रहा है ना, तो यहीं पे आप जगह छोड़ दोगे एक्स्ट्रा लिखने के लिए, बाद में वापस आकर। ऐसा मत करना पेपर पूरा हो गया लास्ट में पीछे लिख रहे हो एक्स्ट्रा, ये मत करना। टीचर यहीं पे चेक करके आपको मार्क दे देंगे, तो एक्स्ट्रा के लिए जगह यहीं पे छोड़ देना, पीछे मत लिखना। अगर आपका कोई गलती से मिस हो गया क्वेश्चन, गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से मिस हो गया, तो उसको आप पीछे लिख सकते हो। आपका जो भी मेन क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके से मेन क्वेश्चन और सब क्वेश्चन ये बराबर लिखोगे तो पीछे भी आप लिख सकते हो अगर मिस हुआ। लेकिन एक्स्ट्रा लिखना है तो यहीं पे जगह छोड़ देना, एक आधा पेज छोड़ देना, ठीक है। चलो, फिर जो भी बॉक्सेस होते हैं, फ्लो चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट हो गए, डायग्राम हो गए, डायग्राम या बॉक्सेस हो गए, ये सारी चीजें आप ज्यादातर किससे बनाओ? पेंसिल से बनाओ, तो अच्छा रहेगा, अच्छा दिखता है। एंड अगर कहीं पे मिस्टेक हो गई तो आप इरेज कर सकते हो, डब्बा फिर से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अंदर जो लिखोगे, ये जो लिखा है टाइप ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, तो ये किससे लिखोगे आप? ये सब पेन से लिखोगे, अंदर का आंसर पेन से लिखोगे, बाहर का जो डब्बा है वो पेंसिल से बनेगा। सिंपल, ये मैंने कंफर्म किया टीचर्स के साथ। पेंसिल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होना चाहिए? कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, मार्जिन बनानी है,
फ्लो चार्ट के जो डब्बे हैं, ये जो डब्बा है ये आपका पेंसिल से बन जाएगा। वैसे पेन से बनाओगे तो भी चलेगा, चलता है तो भी चलता है, लेकिन अगर आपका डब्बा बराबर नहीं बना, जगह कम पड़ी, आपका आंसर उसमें फिट नहीं हुआ, तो आप उसको इरेज नहीं कर पाओगे, आपको पूरा आंसर काटना पड़ेगा, फिर नया बनाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि पहले पेंसिल से बनाओ, पहले तो आप आंसर लिख लो, जैसे हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, जो भी है ना, सारे आंसर्स आप लिख लो, उसके बाद उसके ऊपर डब्बे बनाओ, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, तरीका ये बेस्ट है, पहले डब्बे मत बनाना, पहले आंसर लिख लेना, बाद में डब्बे बनाओ, ताकि डब्बे आपके बराबर बन पाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फ्लो चार्ट के डब्बे हो गए, मार्जिन हो गई। फिर जो भी डायग्राम बनाओगे, डायग्राम के जितने भी लेबल होंगे, जैसे होप्स अपैरेटस पूछा है तो पूरा होप अपैरेटस, उसके लेबलिंग एंड डायग्राम के नीचे का उसका मेन जो टाइटल होता है वो भी आपका पेंसिल से लिखा जाएगा, और किसी से नहीं लिखोगे, आप पेन से नहीं लिखोगे। ठीक है, आपको एग्जांपल दे दूंगा आगे। अच्छा, कार्बन कंपाउंड के जो भी स्ट्रक्चर है, कार्बन के जितने भी कोई भी स्ट्रक्चर हो, बेंजीन बनाओ, साइक्लोहेक्सेन बनाओ, इथेन, अल्केन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, कुछ भी बनाओ, सब कुछ आप किससे बनाओगे? पेन से बनाओगे। ठीक है, ये भी टीचर से कंफर्म किया हुआ है। कार्बन का कुछ भी बनाओगे पेन से बनाना, बिकॉज उसमें आप लिख रहे हो ना, CH3, CH2, CH2, ये क्या है? अल्फाबेट लिख रहे हो ना तुम, डायग्राम थोड़ी है, ये स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर किससे बनता है? पेन से बनता है, डायग्राम नहीं है ये। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम नहीं है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। किससे बनेगा? पेन से बनेगा। समझ में आ गई बात? एंड अगर ऐसा डायग्राम है तो ये पूरा का पूरा पेंसिल से बनेगा, इसके जो भी लेबलिंग है वो पेंसिल से होंगी, एंड इसका ये जो मेन टाइटल होता है, टाइटल, ये भी किससे लिखोगे? ये भी लिखोगे पेंसिल से। समझ में आ गई सारी बातें? ये है आपका जनरल प्रेजेंटेशन। इसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डाउट है प्रेजेंटेशन में तो यहीं पे कमेंट में डाल के जाना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जिसको भी दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है प्रेजेंटेशन, तो कमेंट में डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी 5 बजे सेशन है, 5 PM सेशन, इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पे मैं बच्चों से इंडिविजुअली बात करके आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं। वहां पर भी आप आ सकते हो, बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। 1 ही घंटे का सेशन चलेगा। तो जो बच्चे आएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बातचीत करके जो भी आपको कहीं पे दिक्कत आती है वो अपन क्लियर कर पाएंगे। बहुत मजा आएगा, इंटरैक्टिव सेशन होगा। एंड ऐसा नहीं कि कमेंट में लिखोगे और मैं रिप्लाई करूंगा, नहीं, बात कर पाओगे मुझसे डायरेक्टली और अपना डाउट क्लियर कर पाओगे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा कुछ है तो कमेंट में डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आई थिंक सब कुछ कवर हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।